नमस्कार बच्चों, AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में कनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो 7 टाइप का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक होता है, देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है। पहले मैं फिगर बनाने का बहुत कोशिश किया लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, इसलिए मैं बुक से अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पढ़ाई में थोड़ा मैं सहयोग कर पाऊँ और आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से, हाँ इतना ज़रूर गारंटी है कि जितना मैं पढ़ा दिया हूँ वो मेरा वीडियो बस देख के पूरा बुक रीडिंग लगाइएगा। एक पॉइंट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आएगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं प्लीज़ मेरा कम से कम अगर मेरा बात मानना चाहते हैं तो मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो कृपया कोई भी बुक से, जो भी आपके पास बुक है वो बुक से, जैसे मैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा हूँ तो प्रकाश का परावर्तन आप पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास भारती भवन का बुक है तो बहुत अच्छा लिखा है, जिससे मैं भी पढ़ाता हूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देता हूँ। तो भारती भवन के बुक से आप पढ़िए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये अवतल दर्पण है तो या तो ध्रुव पर कोई वस्तु रहेगी, ध्यान से देखिएगा, या तो ध्रुव पर कोई वस्तु रहेगी, या ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, या फोकस में रहेगा, फोकस पे रहेगा, या फोकस और केंद्र के बीच में रहेगा, या वक्रता केंद्र पर रहेगा, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा, या अनंत पे रहेगा। यही ना होगा, क्या मैं बोला? या तो ध्रुव पर वस्तु रहेगा, तब उसका पूछेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। या तो ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी हो रह सकता है, या फोकस पे रह सकता है, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रह सकता है, या वक्रता केंद्र पर रह सकता है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रह सकता है, या अनंत पे रह सकता है। इतना टाइप होता है और ये सब हम लोग आज अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु का अगर हम लोग इमेज प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एक वस्तु मैंने माना है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, ये फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। ये मैंने लिखा है। तो जब भी कोई वस्तु मैं लिखूंगा उसका प्रतिबिंब बनाना है तो आपको दो बात हरदम ध्यान रखना है, इससे दो किरण आपतित गुजारनी होगी इस वस्तु से होकर। जैसे मैंने यहाँ पे दो किरण क्या गुजारा है, एक किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य वस्तु से होकर, देखिए वस्तु है, वस्तु से एकदम सटाकर मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा है। और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस से आ गया। चलिए ठीक है। अब मैंने वक्रता केंद्र से होकर गुजारा। आप हरदम दो, कोई भी किरण दो लेके चलेंगे। आप जब भी एक समानांतर खींच दीजिएगा, एक वक्रता केंद्र से खींच दीजिएगा, कोई भी प्रतिबिंब में आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप मेरे से अच्छे से पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने इससे होकर एक आपतित किरण डाला इसके समानांतर, और ये परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर गए, ठीक है। एक वक्रता केंद्र से होकर गुजारा। अब आप जानते हैं कि देखिए वस्तु से होकर ही गुजारा है, वस्तु से होकर ही गुजारा है वक्रता केंद्र भी, तो वस्तु से होकर गुजारा है वक्रता केंद्र से। अब आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तित होकर वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है, यानी यह परावर्तित होकर वापस देखिए गई और परावर्तित होकर वापस आ गई। अब बताइए कि ये परावर्तित होकर वापस आ गई तो ये और ये कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। देखने से ही लग रहा है कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इधर थोड़ा लाइन मिलाने पर जाके मिल जाएगी। इधर हमने दोनों किरण, ये किरण और ये जो परावर्तित वाली किरण को मिलाना है, परावर्तित किरण को मिलाए तो देखिए कि पीछे एक प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यानी कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बन रहा है ना, यानी कि सीधा बनता है। और सीधा मैंने क्या बताया है, सीधा आभासी होता है, ठीक है। यानी कि यह आभासी या काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। तो जब भी सीधा बनेगा आप याद कर लीजिएगा कि यह प्रतिबिंब आभासी है या काल्पनिक है, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक है, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, दर्पण के पीछे है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और सीधा है तो क्या लगा दीजिएगा? आभासी बनता है, ठीक
ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बनता है। आप एक समझ लिए, अब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है। मैंने बताया ना कि अब ध्रुव और फोकस के बीच में मैंने बता दिया है। अब ध्रुव इसके बाद अब फोकस पर आएगी, तो जब फोकस पर होगी तो कहाँ बनेगा, तो देखिए फोकस पर होगी तो मैंने क्या बताया, दो किरण आपको हरदम लेके चलना है। एक वस्तु से समानांतर खींच देना है जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, और एक वक्रता केंद्र से होकर गुजारिए और उसी दिशा में वह वापस लौट आएगी। तो हम देखते हैं कि यह तो रेखा बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी, दोनों समानांतर रेखा है, और दोनों समानांतर रेखा है तो बहुत दूर जाकर अनंत पर कहीं मिलेगी, ठीक है ना। दो समानांतर रेखा, ऐसा माना जाता है कि दो समानांतर रेखा जाके अनंत पर कहीं मिलती है तो अनंत पर मिलेगी, यानी कि इसका प्रतिबिंब तो अनंत पर बन जाएगा। और देखिए वस्तु इधर सीधा है, ठीक है, और इधर आके उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक अप्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और वस्तु से देखिए इतना छोटा है, ये आके बहुत दूर जाके अनंत पे मिलेगा, तो यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा ना। तो यही लिखा है कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण का नाम ए बी रखा है। ए बी जब वस्तु ए बी, देखिए ए बी वस्तु का नाम रखा है, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस पर अगर रहता है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्यों, क्योंकि उल्टा बन रहा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, वस्तु से बहुत ही आवर्धित बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है। देखिए वस्तु इतना छोटा है और जाके बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी कि फोकस पर रहता है तो वस्तु अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और उल्टा है तो वास्तविक का हो जाएगा, तो उल्टा बनता है यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है। अब आप समझ गए फोकस पर रहता है तो क्या होता है। अब अगला पॉइंट, जब फोकस पे मैंने समझा दिया, अब फोकस और वक्रता केंद्र पर आएगा, तो वक्रता केंद्र पर यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है तो क्या होता है। तो देखिए फिर से ये वस्तु मैंने मान लिया, अब यहाँ से एक समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लाया, और समानांतर किरण आती कहाँ से गुजरती है, कल मैंने बता दिया था, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, एक किरण। फिर इसी वस्तु से होकर एक वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, और वापस लौटी तो आके ये दोनों परावर्तित किरण, इसका परावर्तित किरण यह है और इसका परावर्तित किरण तो यही है, तो दोनों परावर्तित किरण आके यहाँ मिल गई, ठीक है। यानी कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र, जहाँ मैं पेन लेके चल रहा हूँ आपको वहीं ध्यान देना है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। देखिए इधर बहुत ज़्यादा अनंत है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा मतलब वास्तविक तो बनेगा, ठीक है। तो जब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब ध्रुव पर रहता है तो ध्रुव पर ही बनता है, ध्रुव पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। और सीधा बनता है मतलब कि क्या होता है, आभासी हो गया सीधा मतलब, ठीक है। मैं आगे याद कराने के लिए दूंगा। ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में आपने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बना, यानी दर्पण से पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना था, यानी आभासी बना था। जब फोकस पर था तो अनंत पर बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना और उल्टा बना, वास्तविक बना, ठीक है। जब फोकस और वक्रता केंद्र पर वस्तु था तो क्या बना, फोकस और वक्रता केंद्र पर, फोकस तक देख लीजिए, अब इधर से इधर जा रहा है, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी कि आप एक बात नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे इधर जा रहा है वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, और जैसे जैसे इधर आएगा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। समझ में आ गया। अब सेम उल्टा होता, अब यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, फोकस का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत बन रहा था ना, तो जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। फिर से आगे आएगा अभी, ठीक है। यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यहीं अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। अब छोटा बनता है, आपको बस इतना बात याद रखना है। चलिए देखिए अगला पॉइंट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप घर पे बैठ के फिर से अपने से समझने का कोशिश कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत सहूलियत होगी, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। मेरी मजबूरी समझिए, फ़ोटो बना रहा हूँ, बिगड़ जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा दूँ। प्लीज़ अपनी राय रखें, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से अच्छे से इसको
अलग से कॉपी पे कैसे भी बनाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चे समझ जा रहे हैं तब तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहेगी, तो भैया वक्रता केंद्र पर जैसे ही रहेगी ना, तो आप याद कर लीजिए वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और इसके बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए वस्तु ये है, तो वस्तु जैसे ही मैंने वक्रता केंद्र पर रखा, इससे आपतित किरण आई और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर दूसरा रे क्यों नहीं गया है, क्योंकि देखिए वक्रता केंद्र से होकर वस्तु से होकर कैसे गुजारेंगे, देखिए ऐसे कैसे गुजारेंगे, कैसे गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते हैं। इसीलिए मैं क्या किया कि इससे होकर फोकस से होकर गुजारा प्रतिबिंब। अब फोकस से होकर गुजरती प्रतिबिंब कैसे जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है, तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट गई, यानी कि प्रतिबिंब अब यहाँ बन गया, ठीक है। देख लीजिए वस्तु ये है, सबसे पहले मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर लाया तो फोकस से होकर गुजरी, और दूसरा किरण फोकस से होकर गुजारा तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर गई, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। यही इस बात में लिखा है कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है, तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, क्योंकि उल्टा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार यानी साइज के बराबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, सॉरी आपको फिगर नहीं दिख रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहती है तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है और इसके बराबर बनती है। देखिए एक किरण आपतित होकर रही है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी, दूसरी किरण ये फोकस से होकर मैंने गुजारा और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरी और यहाँ पर वस्तु बन गया, ठीक है। वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और उल्टा बन गया यानी कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी क्या मैंने बोला, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि वस्तु ये है, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है वस्तु। तो जब वस्तु यहाँ पे रखा है तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, इससे होकर आपतित किरण इसके समानांतर गुजारेंगे और जैसे ही समानांतर गुजारेंगे फोकस से होकर गुजरेगा, एक किरण गुजार दिए, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे और वक्रता केंद्र से होकर जैसे ही गुजारते हैं तो इसी पथ पर यह वापस लौट जाती है। और जब देखेंगे कि दोनों परावर्तित किरण का क्रॉस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगी, यानी कि दो परावर्तित किरणों का मिलाव बिंदु जहाँ होता है, मिलान बिंदु, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, ठीक है। तो यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बना, आप देख लीजिए प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। देखिए वस्तु इधर रखा है, प्रतिबिंब इधर बना ना, मैंने क्या बताया था कि अगर उस टाइम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु था तो प्रतिबिंब बन गया था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर से इसी दोनों के बीच में बन जाएगा, और इधर से इधर आता है तो मैंने क्या बोला, छोटा हो जाता है, यानी कि अब इधर आएगा तो वस्तु छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है। अब जब वस्तु अनंत पर हो तो मैंने क्या बताया था कि फोकस पर था तो अनंत पे जा रहा है, तो अनंत पे जा रहा है तो फोकस पर अब आएगा, यानी कि प्रतिबिंब अब फोकस पर बनेगा। अब देखिए जब जैसे ही प्रतिबिंब अनंत पे है तो अनंत पे तो वस्तु हम दिखा नहीं सकते, यानी कि उसका प्रतिबिंब अब फोकस अनंत पे, जब भी वस्तु हम लोग रखेंगे ना तो वस्तु हरदम इधर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। वस्तु हरदम ऊपर रखा जाता है, धनात्मक होता है वस्तु का वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, यू। तो वस्तु यहाँ पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए फोकस पर बन रहा है और प्रतिबिंब बहुत बड़ा, वस्तु बहुत बड़ा है, इधर प्रतिबिंब उससे छोटा बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। अब कैसे इसको दिखाएंगे, अनंत से आती समानांतर किरण, जैसे सूर्य और सूर्य आदि जैसे वस्तु के दर्पण के सामने होने पर इन्हें अनंत दूरी पर स्थित माना जाता है। सूर्य अनंत पर है तो ऐसी वस्तु से आने वाली किरणें समानांतर होती है, और जब समानांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वे दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस तल पर मिलती है, यानी फोकस पर मिलती है। इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा
उल्टा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोकस पर जब वस्तु थी तो बहुत छोटा था, तो अनंत पर जाके बड़ा बन रहा था ना, तो अनंत पर बड़ा है तो फोकस पर फिर से आके दोनों उल्टा होता है, फोकस पर आकर फिर से छोटा बन जाएगा। समझदार बच्चे अगर दिमाग लगाएंगे तो याद करना बहुत आसान होता है। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए, अच्छे से समझाने के लिए अब ये 6 टाइप में बता दिए, 7 टाइप। अब देखिए यहाँ पे समझा, आप वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए। देखिए, जब वस्तु ध्रुव पर है तो वस्तु ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनता है। दिमाग में आपका इमेजिनेशन बनना चाहिए, दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में आपका चलना चाहिए कि हाँ ये ध्रुव पर है तो ध्रुव पर आप वस्तु रख दीजिए। ठीक है, तो ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनता है मतलब सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, पहला ध्रुव वाला क्लियर हो गया। अब जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में मैं आज जो लिखा है वो समझाते चल रहा हूँ। चलिए देखिए, वस्तु ये है, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अवतल दर्पण है जो बीच से परावर्तक सतह धसा होता है। ठीक है, यह पी बिंदु हो गया, ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, और यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब जब वस्तु ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और सीधा बनता है यानी आभासी बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रहे तो ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो मैंने क्या बताया था, ध्रुव दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनने लगता है। ठीक है, और आभासी वस्तु से सीधा बनता है यानी कि आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, जब फोकस पे है तो अनंत पर बनेगा, फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए लिखा है फोकस पे है तो अनंत पर बनेगा, और यहाँ फोकस पे वस्तु सीधा था तो अनंत पे जाकर उल्टा बन गया था ना, यानी कि उल्टा बना, यानी कि वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना। याद रखिएगा, फोकस पे छोटा है वस्तु, अनंत पे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अनंत पे बहुत बड़ा बना। और यहीं अगर वस्तु अनंत पर रहता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, फिर से अनंत पे रहता तो प्रतिबिंब फिर से आके फोकस पे बन जाता, वस्तु बड़ा होता और प्रतिबिंब छोटा हो जाता। अब तो वहीं अगला देखिए, फोकस और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में मैंने रखा, तो क्या मैंने बताया, फोकस और केंद्र के बीच में जैसे ही है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है यानी कि वास्तविक बनता है। देख लीजिए लिखा है कि नहीं, वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्रुव पर है ध्रुव पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में है, ध्रुव और फोकस के बीच में है, ध्रुव और फोकस के बीच में है तो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, और जो भी सीधा बनेगा तो आभासी, देख लीजिए, वास्तविक मतलब उल्टा, वास्तविक मतलब उल्टा, वास्तविक मतलब उल्टा। तो ये तो आपको याद ही नहीं करना, बस देखना है कि उल्टा है तो वास्तविक बोल देना है, सीधा है तो आभासी बोल देना है। बस आपको देखना है कि सीधा है और बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा और अनंत पर जाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और उल्टा तो बनता ही है। फोकस और वक्रता केंद्र पर जब है तो फोकस और वक्रता केंद्र पर है, जो देखिए फोकस और वक्रता केंद्र पर है, दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए तो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र देख लीजिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा। जब सी पर है तो सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा तो बनता ही है यानी कि वास्तविक है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा तो फिर से वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनने लगता है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनने लगता है। अब अनंत के बीच में है यानी कि इधर वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब आके इधर छोटा हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब छोटा हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइएगा याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। और मेरे स्टूडेंट को अगर नहीं याद हो रहा है तो मैं क्लास में भी तो उनको समझा ही सकता हूँ, लेकिन और सब स्टूडेंट जो नहीं समझ पा रहे हैं एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा। ठीक है, अनंत पर वस्तु है तो अनंत पर है तो मैं क्या बनाया, फोकस पर, और फोकस पर है तो अनंत पर। ठीक है, अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा होता है यानी फोकस पर आकर छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना याद हो चुका होगा। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग मैंने बता दिया था कि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का मतलब हजामती दर्पण के रूप में, दाढ़ी बनाने के रूप में। तो देखिए हजामती दर्पण ऐसे दर्पण को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अब देखिए अवतल दर्पण में जैसे ही हम लोग, अब क्वेश्चन ये आता है कि अवतल दर्पण में जब एक
दाढ़ी बनवाने आदमी जाता है तो उस वस्तु को कहाँ रखा है, मतलब आदमी को कहाँ रखा जाता है, मनुष्य को कहाँ रखा जाता है ताकि उसका प्रतिबिंब बड़ा बने। तो देखिए बड़ा कहाँ बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब बताइए सीधा बनवाना पड़ेगा ना भाई, तो सीधा बनवाना पड़ेगा तो एक ही कंडीशन है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो जब उस समय वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तब जाके प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है और सीधा बनता है। सीधा बनेगा तभी ना हम अपने चेहरा देख पाएंगे। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, वस्तु सीधा बनता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको रखा जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए डॉक्टर है यहाँ पे, आप घर पे समझ लीजिएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है कि वस्तु प्रति देखिए यहाँ आँख में लगाया हुआ है दर्पण, तो लाइट जब पड़ रहा है तो क्या होता है कि लाइट आके और एक बिंदु पर फोकस कर दे रहा है, ठीक है। और एक बिंदु पर फोकस कर दे रहा है, इसलिए डॉक्टर द्वारा आए प्रतिबिंब डॉक्टर क्या करते हैं, नाक कान और गला चेक करने में इसका इस्तेमाल करता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यही क्या होता है कि जब आती प्रतिबिंब मिल जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा है, क्यों? क्योंकि अभिसारी होता है ना कि एक बिंदु पर आकर मिलना, तो अभिसारी भी कहा जाता है अवतल को। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है, अवतल दर्पण को। मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अवतल दर्पण लेंस भी होता है, तो लेंस में बदल जाता है, इसलिए अवतल दर्पण में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब है दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हरदम वस्तु, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बस अवतल दर्पण आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में हरदम वस्तु जो होता है वह सीधा ही बनता है, इसीलिए साइड मिरर के रूप में बाइक्विक में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हरदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वो कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक है। यानी कि सीधा प्रतिबिंब, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। सीधा मतलब आभासी, मैंने बताया ना कि आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ हो सकता है, मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा दूँ। एक मिनट रुक जाइए। देखिए उत्तल दर्पण ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण जैसे ही है, तो अब देखिए फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र तो इधर आ गया, और इधर तो कलई किया हुआ है। उत्तल दर्पण मतलब उभरा होता है, यानी कि इधर बस तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो ध्रुव पर, या ध्रुव और अनंत के बीच में, या अनंत पर। यही ना हो सकता है, या तो ध्रुव पर। वस्तु तो हरदम परावर्तक सतह जिधर है उधर ही रखी जाएगी ना, इधर देखने के लिए। तो ध्रुव पर, ध्रुव और अनंत के बीच में, और अनंत पर, तीन ही कंडीशन होता है। और तीनों कंडीशन में क्या होता है आप देख लीजिए। जब ध्रुव पर वस्तु रहती है तो दोनों में, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ध्रुव पर हरदम बराबर बनता है, ध्रुव पर हरदम बराबर बनता है, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, सीधा बनता है यानी आभासी है, ठीक है। उत्तल दर्पण में तो हरदम सीधा ही बनता है, या तो बराबर बनेगा, मतलब हरदम तो सीधा बनेगा, और हरदम आभासी बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन से दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो हमेशा सीधा दो, यानी कि समतल दर्पण, ठीक है, सीधा बनाता है, और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा सीधा नहीं बनता है, उल्टा भी बनता है, ठीक है। मैंने पूछा हमेशा सीधा, तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है, ठीक है। और पूछेगा कौन सा दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, ऐसे पूछेगा, वास्तविक बनाता है हर हमेशा, मतलब कौन सा दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना सकता है। तो बताइए वास्तविक मतलब उल्टा, और उल्टा क्या समतल दर्पण कभी बनाता है? नहीं बनाता है, यानी कि समतल दर्पण ऑप्शन नहीं होगा। उत्तल दर्पण उल्टा बनाता है? नहीं बनाता है। अवतल दर्पण ही बस एक दर्पण है ऐसा तीनों दर्पण में से जो कि उल्टा भी बनाता है, यानी कि उस समय ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक दर्पण है जो उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। अब ध्रुव और अनंत के बीच में रहेगा, तो देखिए ध्रुव और अनंत के बीच में, देखिए ध्रुव और अनंत के बीच में रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में, देख लीजिए ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है ना, यानी कि ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनेगा। ध्रुव और अनंत के बीच में है, कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, सब तो ध्रुव और अनंत के बीच में कहलाएगा ना। तो ध्रुव और अनंत के बीच में रहे तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। अब इधर देख लीजिए कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने क्या बताया? वस्तु से होकर हरदम सीधा गुजारेंगे। जैसे ही वस्तु से होकर सीधा आया प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब आया तो ये तो अब लौट के इधर चला गया, लेकिन मैंने क्या बताया था कि आप समानांतर मुख्य समानांतर आती किरणें फोकस से होकर गुजरती है, तो इधर आप फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब मैंने गुजारा यहाँ से डायरेक्ट, देखिए शी पर, तो शी पर जैसे ही गुजारने के लिए रेखा खींचा तो यहीं से तो लौट गई, लेकिन मैंने डॉट 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 करके मिला दिया, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनती प्रतीत हो रही है। तो यही प्रतिबिंब का ये भी है, क्या बोलते हैं,
परिभाषा भी है। या तो देखिए प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है वास्तव में, तो वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है वह। तो यही प्रतिबिंब का होता है। ठीक है, मैं प्रतिबिंब भी अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। अनंत पर बनेगा तो अनंत पर अगर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा? जब फोकस पर। हरदम देखिए अवतल दर्पण में भी अनंत पर था तो फोकस पर बन रहा था, और फोकस पर था तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा था। तो यहाँ वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पर बनेगा। और अनंत से फोकस पर आता है तो वस्तु कैसा हो जाता है? प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा हो जाता है, यानी कि आभासी सीधा और बहुत छोटा हो जाएगा प्रतिबिंब। इतना आपको तो याद करना ही पड़ेगा। यानी कि अब बस एक लाइन बचा है समझाने के लिए, और प्रतिबिंब मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ कि देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? आज मैं चैप्टर खत्म करने के मूड में हूँ, इसलिए थोड़ा चैप्टर बड़ा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ बस और 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। तो प्रतिबिंब का अगर परिभाषा आ जाएगा तो क्या होगा? देखिए आपको याद हो गया है कि नहीं, कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, होता है ना, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मैंने बता दिया है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत अगर होगी तो वह आभासी कहलाता है, और वास्तव में मिलती है तो वास्तविक कहलाता है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीडियो रोक के और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बस याद करने वाला है। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। अब एक चीज़ बच गया है कि एक दर्पण सूत्र बचा है। ठीक है, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र जब भी पूछेगा, एक लेंस सूत्र भी होता है जो कि अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और एक दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ पे v क्या है? v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v कहा जाता है, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहा जाता है। देख लीजिए मैंने लिख दिया है। तो पहले u आता है ना, यानी कि पहले वस्तु, u बराबर वस्तु की दूरी, उसके बाद v आता है यानी प्रतिबिंब की दूरी, और f तो मैंने बता दिया है कि फोकस दूरी। यानी कि तीनों में एक संबंध होता है, इसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दोनों जोड़ देने पर 1/f आ जाता है। ठीक है, अब बताइए f बराबर r/2 होता है ना, f बराबर r/2 होता है, तो f बराबर r/2 लिख दिया, 2 ऊपर चला गया, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। तो अगर इसमें मान लीजिए कि मैंने एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्यता फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, r का मान अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, f का मान भी ऋणात्मक होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जब भी यहाँ पे f का मान जब भी ऋणात्मक आ जाएगा ना, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वह दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का दोनों r और f दोनों ऋणात्मक होता है। यही उत्तल दर्पण का r और f क्या होता है? धनात्मक होता है। याद कर लीजिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। तो यहीं पे अगर f का मान निगेटिव में आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। निगेटिव मतलब अवतल दर्पण और पॉजिटिव मतलब उत्तल दर्पण। ठीक है, याद हो गया। आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, मतलब बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। कितना बड़ा वस्तु बना, कितना बड़ा नहीं बना, इसे हम आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो आवर्धन का परिभाषा कोई पूछे, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है कि एक और फार्मूला हो जाता है, m बराबर -v/u। m बराबर -v/u होता है। इसको ये क्या बोलते हैं, सिद्ध कराना पड़ता है। मैं अभी 1 मिनट बता ही देता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वह समझ जाएंगे कि m बराबर -v/u कैसे आया भाई। ठीक है,
यहाँ एम बराबर एच डैश बटा में एच है। एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई माना है और एच क्या माना है, वस्तु की ऊंचाई। तो जब भी आपसे पूछेगा कि आवर्धन बताइए, तो आवर्धन बताने के लिए आप प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई नीचे रखेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, यानी कि दोनों बटा में रख के यानी कि मान आ जाएगा आवर्धन का मान। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ, ये देखिए एक आपको फिगर दिख रहा है, मैं फिगर बनाने की कोशिश किया, मैं आपको दिखा दूँ, आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है। मैं फिगर बनाने की कोशिश की, यहाँ गलत हो गया है, इसलिए मैंने इस पेज को फोल्ड कर दिया था, लेकिन आपसे क्या छुपाना, आप देख लीजिए। इसीलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ताकि समझने वाले बच्चे समझ भी जाए। मेरे पास टाइम भी बहुत कम होता है, मैं नहीं, इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। और क्या बोलूँ, मेरी मजबूरी आप नहीं समझेंगे। प्लीज़ आप बस अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूं कि आपकी हेल्प करूं इस लॉकडाउन में, और आप घर बैठे आप अच्छे से पढ़ पाएँ, इसलिए मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूं। ठीक है, कि ताकि आप समझ जाएं। ये वीडियो बस वैसे लोगों के लिए है जो दिल से पढ़ना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए नहीं है जो बस निगेटिव कमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वस्तु माना है, यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस पे। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रहती तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। आपको अभी तक याद हो चुका होगा। तो देखिए अभी तक यहाँ से इसका प्रतिबिंब कैसे बना, फिर से देख लीजिए। यहाँ से आपतित किरण समानांतर गुजारी तो फोकस से होकर गुजरा, एक किरण हो गया। फिर यहीं से होकर ध्रुव से होकर गुजरा, तो ध्रुव से होकर गुजरा तो क्या उतना ही कोण बना के निकलेगी, यहाँ से उतना ही कोण बनाकर निकली, यहाँ पे मिल गई, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ध्रुव वक्रता केंद्र से भी होकर गुजारेंगे तो यहीं आकर मिल जाएगी। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि देखिए दोनों को समरूप दिखाना है। त्रिभुज ए बी और पी देखिएगा ध्यान से, क्या मैंने बोला, त्रिभुज ए बी पी आपको दिख रहा है ना। आपको फोटो भी दिखाना है ताकि आपको समझ में आए, और आपको कॉपी भी दिखाना है। चलिए देखिए, तो ए बी पी त्रिभुज, मैंने क्या बोला, ए बी पी, एक त्रिभुज ए बी और पी, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। एक त्रिभुज क्या, ए डैश बी डैश और पी। ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी। तो इनमें से बहुत जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझते होंगे। यहाँ देखिए दोनों का 90-90 डिग्री है ना, दोनों त्रिभुज में। इधर भी 90 डिग्री है एक कोण, इधर भी 90 डिग्री है एक कोण, दोनों में बराबर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए इस आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी कि इसका कोण और इसका कोण दोनों बराबर है। तो त्रिभुज ए बी पी में ये वाला कोण और ए डैश बी डैश पी में आर, दोनों कोण बराबर है ना। तो यहाँ पे एक और को एंगल बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गया। तो जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना। तो त्रिभुज ये समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज। और दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो समरूपता के नियम से क्या होता है कि इसका अनुपात, भुजा का अनुपात का बराबर हो जाता है। जैसे ए डैश बी डैश, इसमें से ए डैश बी डैश और पी में से ए डैश बी डैश बटा में ए बी बराबर इसका भुजा और इसका भुजा, मैंने अनुपात ले लिया। अब इसमें देखिए, इसमें से ले लिया है पी बी डैश और पी बी डैश और पी बी, इसका आधार क्या हो जाएगा, पी बी डैश पहला त्रिभुज का, और इसका आधार क्या हो जाएगा, पी बी। मैंने दो भुजा का अनुपात ले लिया। देखिए मैंने क्या लिखा है, ए डैश बी डैश ले लिया है, इसमें से ए बी ले लिया है। यहाँ से समझ लीजिए ए डैश बी डैश और इसमें से ए बी ले लिया। यहाँ से पी बी डैश लिया है तो यहाँ से पी बी ले लिया। ठीक है, दो भुजा ले लिया। अब देखिए ए डैश बी डैश को हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश को वस्तु की ऊंचाई कहते हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, तो यहाँ से एच डैश लिख दिया। ए बी का मान देखिए, ए बी वस्तु की ऊंचाई है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई एच से लिखते हैं। ठीक है, पी बी डैश, तो यहाँ पी बी डैश क्या है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी मैंने क्या बताया, भी होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी लिख दिया। अब पी बी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी है पी बी, यानी कि यू हो गया, यह यू हो गया ना। तो देखिए एच डैश बच्चा में एच और भी बटा में यू, यहाँ पे हो गया। अब देखिए एच डैश क्या है भाई, एच डैश जो है यहाँ माइनस में है, क्यों, क्योंकि यह नीचे है, और नीचे वस्तु क्या बनती है, नीचे जो वस्तु है ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस एच डैश एच, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस एच डैश बेस। और देखिए ये प्रतिबिंब, जब भी ये कैसा प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। दोनों इधर क्या होगा, ऋणात्मक मैंने ले लिया। ठीक है, अब दोनों मैंने ऋणात्मक ले लिया, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। अब देखिए यहाँ से यह माइनस और यह माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस है इधर आ गया, यानी कि एच डैश, ये आपको दिख रहा होगा, एच डैश बटा में एच बराबर माइनस भी बाई यू।
और h डैश बटा h मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर माइनस भी बाई यू। तो यहीं से यह फार्मूला आया है m बराबर माइनस भी बाई यू। आपको m बराबर माइनस भी बाई यू देख लीजिए, यहीं से मैंने लिखा है, आप याद कर लीजिए बस कि आवर्धन माइनस भी बाई यू। ठीक है, ये फार्मूला आपको बैठा देना है। हाँ, तो अगर मैं कल के वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, जहाँ भी अगर आवर्धन का ऋणात्मक मान, एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है, एम का ऋणात्मक मान का अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जहाँ भी आप न्यूमेरिकल में ये मान रखेंगे और ऋणात्मक मान आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और प्रतिबिंब उल्टा मतलब क्या होता है, वास्तविक है। एम का धनात्मक मान क्या बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, यानी कि सीधा बन रहा है। आप इतना दिमाग रखिएगा कि धनात्मक मान मतलब कि प्रतिबिंब सीधा है, और ऋणात्मक, एम का ऋणात्मक मान प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और उल्टा मतलब वास्तविक, और सीधा मतलब आभासी। इतना अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आप आपसे अभी पूछ रहा हूँ, और अभी का अभी आप अपने दिमाग में आप काउंट कीजिएगा। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, जल्दी। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। जो मैंने पढ़ा है बस वो पूछ रहा हूँ। एक आवर्धन बराबर v और u के संबंध में फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो आवर्धन m बराबर माइनस भी बाई यू होता है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, और धनात्मक किसकी होती है, उत्तल दर्पण की। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप कि क्या होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए अवतल दर्पण में। तो वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। ठीक है, अगर वस्तु फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बन जाएगा। इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए प्लीज़, एक बार फिर से बुक रीडिंग लगाइएगा, फिर से मेरे वीडियो सुनिएगा, देखिएगा आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग पूरा इसका न्यूमेरिकल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो जाएगा, और अगला पार्ट इसका अब प्रकाश का अपवर्तन अब पढ़ेंगे। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।